Hello and a very warm welcome to thorough newspaper analysis for 15th of March. TNA Law Sikho का एक initiative है to help judicial service and other law entrance examination related aspirants with their preparation and to make their preparation holistic. Now let's proceed with today's agendas. तो पहले सबसे पहले हम देश और दुनिया की कुछ important news which are relevant for your exams उनकी discussion करेंगे. This is going to be followed by 2 legal updates and lastly हम एक editorial piece discuss करेंगे. Essentially आज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल्स निकाले हैं जो दोनों ही सेम ही टॉपिक की बात करते हैं, विच इज़ द रेफरेंस ऑफ द पेटिशन सीकिंग लीगल रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. तो हम उसी की बात करेंगे. नाउ लेट्स प्रोसीड. पहली न्यूज़ अपडेट हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू सिप्री रिपोर्ट. देखिए, सिप्री एक इंस्टीट्यूट है विच इज़ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है. इसका मेन जो काम है वो है टू एनालाइज डेटा, रेकमेंड व्हाट शुड बी डन इन मैटर्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कहाँ हो रहे हैं, आर्म्स का ट्रेड का कहाँ हो रहा है, या अगर हमें डिज़ार्ममेंट करना है, अनार्म करना है तो वो कैसे करें, आर्म्स को कंट्रोल कैसे करें, ये सारा काम करती है ये. इसने एक रिपोर्ट निकाली है पिछले 5 साल की आर्म्स इम्पोर्ट की रिगार्डिंग 2018 से लेकर 2022. और इस आर्म्स इंपोर्ट रिपोर्ट में इंडिया हैज़ टॉप द चार्ट. इंडिया ने पूरे ग्लोब का 11% आर्म्स इंपोर्ट किया है एंड इंडिया हैज़ बीन लीडिंग द चार्ट सिंस 1993. हाउएवर इस बारी की रिपोर्ट में कुछ चेंजेस है व्हेन कंपेयर टू द रिपोर्ट ऑफ 2013 से लेकर 2017 की जो रिपोर्ट है. पहला चेंज तो ये है कि इंडिया का जो ये 11% अब है ये 11% कम भी हो गया है. तो 2013 से 17 की जितनी परसेंट थी और अगर हम इस बार की रिपोर्ट से कंपेयर करें तो इंडिया का इंपोर्ट 11% कम हुआ है. एंड दिस इज़ अ वेरी important move for us because India has been making steps to become self-reliant when it comes to manufacturing of defense items. So this is an important update. And also रशिया से हम जो इंपोर्ट करते थे वो 60+% होता था. हाउएवर इस बार की रिपोर्ट में ये पाया गया कि रशिया से जो हमारा इंपोर्ट है इट इज़ 40%+. एंड पहले हम सेकंड नंबर पे जो कंट्री जिससे इंपोर्ट करते थे वो यूएस थी, रशिया यूएस. नाउ इट इज़ द प्लेस हैज़ बीन टेकन बाय फ्रांस. सो इट्स रशिया, फ्रांस एंड यूएस. दीज आर द 3 importers in India of arms. As far as SIPRI, this institute is concerned, इसके बारे में मैं कुछ facts बता देती हूँ. This was established in 1966 and it is in Stockholm, Sweden. Now let's head to the next update. This is with respect to the Tata Consultancy Services TCS being featured on Forbes America's Best Large Employers list. ये जो recognition है, it is based on survey of some 40,000 plus employees who are working for American companies with more than 1,000 employees. Next update is from the infrastructure and transport sector. हाल ही में 2435 ई बसेस डिप्लॉय करी गई है 8 डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑफ इंडिया. एंड ये डिप्लॉयमेंट हुई है फेम इंडिया स्कीम के फेज़ 2 के तहत. एंड इस डिप्लॉयमेंट में महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा ई बसेस मिली है एंड उसका नंबर है 682. नेक्स्ट अपडेट इज़ विद रिस्पेक्ट टू अ नेवी एक्सरसाइज जो अभी कंक्लूड हुई है. द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज ट्रॉपेक्स 23 और थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज. ये कंडक्ट करी गई थी इंडियन नेवी के द्वारा. इसका ड्यूरेशन था 4 months एंड दिस वॉज अ वॉर एक्सरसाइज. It was conducted in Indian Ocean region, in the Arabian Sea, the Bay of Bengal region also, from November of 2022 to March of 2023, which is 4 months. Now let's proceed to the next update. This is an important update. So recently, Union Minister of State for Education, उन्होंने एक रिटन रिप्लाई सबमिट किया लोकसभा में स्टेटिंग कि लिटरेसी रेशियोज हमारी कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के क्या क्या हैं. तो अगर हम टॉप 3 विच इज़ जिन्होंने सबसे ज़्यादा जहाँ लिटरेसी उसकी बात करें तो केरला with 94% has topped the chart and this is followed by Lakshadweep जहाँ पे 96.85%, 91.85% literacy rate and मिजोरम में it is 91.33%. अगर हम लोएस्ट की बात करें तो बिहार is at the top with 61.8% and this is followed by Arunachal with 65.3% and this is followed by Rajasthan with 66.1%. Now let's proceed with the international the next updates.
तो 14th मार्च पिछले दिन 2 इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट हुए. पहला जो था दैट वाज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स. 2023 का जो थीम था दैट वाज राइट्स ऑफ रिवर्स एंड इसके 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे. पहला तो कि वी प्रमोट्स रिवर्स एज नेशनल ट्रेजर्स एंड सेकेंडली कि हम ऐसे प्रेजेंट करें कि रिवर्स हमारा नेशनल धरोहर है, हमारी खजाना है. एंड सेकेंडली कि व्हाट आर द लीगल लायबिलिटीज़ व्हेन इट कम्स टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इनटू रिवर्स. देखिए, अगर हम हमारी कंट्री की भी बात करें तो रिवर पोल्यूशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर विच इज़ कंसर्निंग एंड इट इज़ ऑल्सो अलार्मिंग. तो उसी को रिकग्नाइज करते हुए हम इस चीज़ पे भी डिस्कशन हुई इस ईयर के थीम पे कि व्हाट आर द लीगल लायबिलिटीज़ फॉर दोज हु डिस्पोज गार्बेज डायरेक्टली इनटू रिवर्स. एंड अगर हम इसकी हिस्ट्री पे बात करें तो फर्स्ट ever discussion which led to the inauguration of this day, it took place in 1977. 1977 में एक मीटिंग हुई इन ब्राज़ील ऑफ दोज पीपल जो कि अफेक्ट हुए थे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से. एंड इस मीटिंग के बाद में एक अडॉप्शन हुई इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन अगेंस्ट डैम्स एंड फॉर रिवर्स वाटर एंड लाइफ. एंड यही जो अडॉप्शन थी इसी को हमने बाद में कन्वर्ट कर लिया इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स. नेक्स्ट डे जो कमेमोरेट हुआ 14th को दैट वाज पाई डे. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग अपडेट इंडीड फॉर ऑल द मैथ्स एंथुजियास्ट. तो 14th मार्च को हमने पाई डे सेलिब्रेट किया एंड दिस ईयर्स थीम वाज मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन. दिस वाज प्रपोज्ड बाय हाई स्कूल स्टूडेंट इन फिलीपींस एंड एज फार एज एंड ऑफ कोर्स इसका पर्पज़ ये था कि मैथ्स को हम एक्सेसिबल बनाएं एंड ऑल्सो इंक्लूसिव बनाएं फॉर एवरीबडी. एंड अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें तो दिस बिगैन इन 1988 इन सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे एक फिजिसिस्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम इसी की सेलिब्रेशन करी. फिर एक अपडेट आई 2009 में जहाँ पे यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ऑफिशियली 14th मार्च को डिक्लेयर कर दिया एज पाई डे. एंड लेटर 2019 में एक अपडेट आई विच वॉज यूनेस्को ड्यूरिंग इट्स जनरल कॉन्फ्रेंस इट मार्क्ड पाई डे एज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स. एंड अगर हम पाई की सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्स उसकी बात करें तो I think all of us would vouch for the fact that pi has remained a constant in all the mathematical calculations since times immemorial. तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एंड ऐसे जो डे सेलिब्रेट होते हैं ये फर्दर इसकी सिग्निफिकेंस को एम्पावर करते हैं. ऑल्सो यहाँ पे मेरे पास आप लोग से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड जो टॉप 3 जिन्होंने सबसे पहले और करेक्ट आंसर दिया होगा उनके नेम्स हम कल अपने TNA में मेंशन करेंगे. एंड दिस इज़ जस्ट आर fun way of celebrating those who are active with all of this and to encourage all of you also to be thorough with and keep a tap on the news updates. तो ये बताइए कि 20th सेंचुरी के ऐसे कौन से साइंस जीनियस थे जिनका बर्थडे 14th मार्च को आता है. Now let's proceed with the next update. This is our legal news update segment. First update is with respect to the consumer protection laws. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्शन दी है कि जितनी भी अमेंडमेंट्स जो प्रपोज करी गई थी इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल ऑफ 2020 वो उनको इफेक्ट दिया जाए इन अ वेरी टाइम बाउंड मैनर. तो एक केस आया था पहले विच इज़ सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वर्सेस डॉक्टर महेंद्र भास्कर लिमाय एंड अदर्स. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी प्रपोजिंग सर्टन अमेंडमेंट्स एंड वो क्योंकि फॉलो नहीं हुई तो कोर्ट ने नाउ एक 3 महीने का टाइम पीरियड की स्टिपुलेशन दे दी है. एंड द कोर्ट हैज सेड दैट इन टाइम बाउंड मैनर कैरी आउट दोज अमेंडमेंट्स. दिस वाज डन इन द केस ऑफ इन री-इनएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स in appointing president and members or staffs of districts and state consumer dispute redressal commission and inadequate infrastructure across India versus Union of India and others. Next update is with respect to the mention of name casts of parties in cause list. तो essentially क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पॉक्सो एक्ट का मैटर आया फ्रॉम राजस्थान हाई कोर्ट. उसमें कॉज लिस्ट में कोर्ट ने ये नोटिस किया कि जो अक्यूज था उसकी कास्ट मेंशन करी गई थी एज यू कैन ऑल्सो सी हियर. Then, so the Honorable Apex Court took note of this fact and court put forth a question before the council as to why this is done. So the council said that this is a practice which is followed in Rajasthan. हम कि नेम जो कास्ट नेम है वो मेंशन होता ही है एंड इनफैक्ट राजस्थान जो हाई कोर्ट रूल्स है उसमें भी ये मेंशन है. तो कोर्ट ने कहा कि नो दिस शुड नॉट बी डन
एंड कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को ये डायरेक्शन दी है दैट शेयर अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विद द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, एंड फर्दर राजस्थान हाई कोर्ट को भी ये डायरेक्शन दी गई है दैट यू शेयर इट विद द लोअर जुडिशरी ऑल्सो, ताकि उनको ये टैप रहे दैट कॉस्ट लिस्ट में द कास्ट ऑफ द अक्यूज शुड नॉट बी मेंशन्ड. Now let's come to the editorial segment, which is indeed a very interesting segment for all of us to contemplate upon. So अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर एक बैकग्राउंड दूँ तो अगर आप हमारे TNS को रेगुलरली फॉलो करते हैं, so you would understand that there was a petition which was filed before the Honorable Supreme Court seeking legal recognition for same-sex marriage. Petition ये चाहती है कि जो सेम सेक्स कपल है, होमोसेक्सुअल कपल्स है, उनकी मैरिज को एक लीगल रिकग्निशन मिले. इसमें फिर नेक्स्ट अपडेट जो आई हुई है कि सेंटर ने अपना एफिडेविट फाइल किया और सेंटर ने इसको कैटेगोरिकली अपोज किया, ये कहते हुए कि जो हमारी कोर्ट ने कहा हेट्रोसेक्सुअल कपल्स की जो मैरिज है दैट इज़ द नॉर्म. कोर्ट ने ये कहा एंड उन्होंने कहा कि हमारा जो सेक्रोसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है विच वी फॉलो, उसके लिए दो एंटिटीज़ की होना इट इज़ क्वेंट एसेंशियल, इट इज़ रेक्विजिट, एंड वो दो एंटिटीज़ होती है, एक मेल और एक फीमेल. तो इसीलिए होमोसेक्सुअल कपल्स की मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ नॉट इन कन्फर्मिटी विद आवर नॉर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज. अभी रीसेंट अपडेट फिर ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया. तो ये एडिटोरियल उसी की बात करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द एडिटोरियल सेज दैट ऑल्दो देयर आर सर्टेन कंसर्न्स कि जो सुप्रीम कोर्ट का मूव है दिस इज इन्फ्रिंजिंग अपॉन द लेजिस्लेचर्स डोमेन, बिकॉज लॉ मेकिंग ऑफ कोर्ट्स इज द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. तो ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस है इट माइट कम अक्रॉस एज एन इंटरवेंशन, जुडिशियल इंटरवेंशन, बट ये एडिटोरियल कहता है दिस इज इंडीड अ वेलकम मूव व्हेन इट कम्स टू रिकग्नाइजिंग जेंडर इक्वालिटी. फर्दर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जो पेटिशनर्स है उनका बेस क्या है, वाई आर दे seeking this recognition, on what legal basis. So the editorial says that the petitioners are seeking this legal recognition essentially from the 2018 judgment wherein homosexuality was decriminalized. तो petitioners का ये मानना है कि जब homosexuality को decriminalize ही कर दिया तो then we have the right to celebrate our union by form of a official marriage. So we have a right. This is having a legally recognized marriage for a homosexual couple. It is natural consequence. ये natural consequence है 2018 की जजमेंट को जिसने homosexuality को recognize किया था. नाउ अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कंटेंशंस की बात करें तो उनका मानना ये है कि पहले तो उनका ये मानना है कि 2018 की जो जजमेंट थी उसने सेम सेक्स कपल की जो मैरिज है उसको लीगल वैलिडिटी नहीं दी थी. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा हटाया था दो कंसेंटिंग अडल्ट्स के सेक्सुअल रिलेशनशिप को जो कि सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हैं. उन्होंने मैरिज के रिस्पेक्ट में कोई राइट कॉन्फर नहीं किया था. सेकेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है अगर हम होमोसेक्सुअल कपल्स को मैरिज का राइट नहीं देते हैं, because it falls within the domain of the legislature to decide whether to incorporate homosexual couple within the definition of marriage or not. ये court का domain नहीं है and if at all कुछ laws में change लाने की ज़रूरत है तो parliament is the entity जो कि contemplate करेगी और सोचेगी इस बारे में. एंड उसके बाद जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास इशू है एसेंशली वो ये है कि क्या कोर्ट जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है जिससे कि होमोसेक्सुअल कपल्स जो है वो भी कपल की डेफिनेशन में आ जाए. तो देखिए अगर हम मैरिज लॉज की बात करें हमारी कंट्री में तो सिंस आवर कंट्री इज डाइवर्स व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट रिलीजन्स, तो हमारी कंट्री में जो मैरिज लॉज का सेटअप है वो ऐसा है कि हिंदूज़ के लिए देर इज़ अ सेट ऑफ कॉडिफाइड लॉज. हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन है, देर इज गार्जियनशिप एक्ट एंड और भी काफ़ी सारे एक्ट्स हैं जो मैरिज से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स एंड टॉपिक्स पे डिस्कशन पे लॉज प्रोवाइड करते हैं. तो अगर दो हिंदू पार्टीज़ है दे वर टू गेट मैरिड तो उनके प्रोविजंस होंगे हिंदू मैरिज एक्ट. सिमिलरली अगर मुस्लिम्स के किसी भी मैरिज से रिलेटेड मैटर पे कोई डिस्प्यूट है या कोई लीगल रिकॉर्ड्स लेना है तो उनके कॉडिफाइड एंड अनकॉडिफाइड लॉज है तो वो उसमें डिस्कशन करेंगे. हावेवर अगर एक कोई कपल ऐसा है जिसमें लेट्स से वन पार्टी इज़ हिंदू दी अदर पार्टी इज़ मुस्लिम या कोई दूसरे रिलीजन्स हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर वो चाहते हैं तो वो एक रिलीजन न्यूट्रल लॉ में अपनी मैरिज को रिकग्निशन दे सकते हैं एंड वो है स्पेशल मैरिज एक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्वेश्चन है वो ये है, इस एडिटोरियल में जो डिस्कशन हुई है कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट को कोर्ट ऐसे इंटरप्रेट कर सकती है सो एज टू इंक्लूड होमोसेक्सुअल कपल्स. नाउ सी एज फार एज दिस एडिटोरियल इज कंसर्न उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कही गई वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि
इक्वालिटी की देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। तो एडिटोरियल ये कहता है कि दिस देयर इंडीड इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज जो प्रोटेक्शंस एक हेट्रोसेक्सुअल कपल को दी गई है एज फार एज मैरिज लॉज आर कंसर्न्ड, तो देयर इज़ नो रीज़न वाई दे ऑट टू बी डिनाइड टू अ होमोसेक्सुअल कपल। एंड सेकेंडली एडिटोरियल ये बात कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टाइम एंड अगेन आर्ग्यूमेंट है कि हमारा जो नॉर्म है मैरिज का, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे एथोस, हमारे मॉरल एंड कल्चरल एस्पेक्ट जो इन्वॉल्व है, वो सब इसके अगेंस्ट है। उसके रिस्पेक्ट में एडिटोरियल ये बात करता है कि द मेयर फैक्ट that many people consider marriage to be a sacrament or a holy union, ये इनफ नहीं है कि हम डिनाई कर दे इक्वल स्टेटस टू होमोसेक्सुअल कपल के यूनियन को, या फिर हम उनकी असेंशियल कैरेक्टर एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, उनका जो वो है उसको हम डिमीन करें। देयर इज़ नो रीज़न फॉर डूइंग दैट कि सर्टन सेगमेंट और सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड इनफैक्ट अ मेजॉरिटी ऑफ इट, अगर वो इसको सेक्रेसेंट मानते हैं एंड यूनियन बिटवीन टू एंटिटीज मेल एंड फीमेल मानते हैं, तो दैट डज नॉट मीन दैट वी डोंट गिव recognition or we deny recognition of the union of a homosexual couple. And in the end, the editorial talks about why there is judicial intervention. So the reason for that is stated to be inertia. Inertia is inaction of the legislature to act on this particular issue, which is paved way for judicial intervention. And that's all this editorial discusses about. And it is indeed important for all of us to keep a tap on the updates that are going to be unfolding in the future before the Honorable Apex Court. So that's all we have for our TNA today. अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए या TNA स्लाइड्स का एक्सेस चाहिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली जॉइन द टेलीग्राम चैनल, एंड आप इस बार कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। एडिशनली आपको अगर लॉ सीखो से कॉन्टैक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, तो यू मे यूज़ दीज 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ऑल्सो लॉ सीखो, जैसा कि आप जानते होंगे, एक क्विज कंडक्ट कराता है प्रीवियस डे के TNA का। उसका लिंक आपको अब से इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पे ही मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इट इन योर रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू share, like, comment on this video and give us your feedback and what you want, and we are very dedicated to ensure कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले जो आपकी प्रेपरेशन को अच्छी तरह से इनेबल कर दे एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दे दे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।